हेलो मेरी जेन्युइन स्टूडेंट्स, तो आज बारी है एसएसटी के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आज कौन कौन से क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है जी, कौन कौन से क्वेश्चन आज हमारे पास हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है पहले तो वही पता चल जाए, है ना भाई। चलो ओके, स्टार्ट करते हैं। यहां से पहला क्वेश्चन हमारा है, which is the following statements about the Indus Valley civilization is correct। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कौन सी चीज, कौन सी जो बात है इसमें से करेक्ट है। ओके, द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट हड़प्पा। अच्छा, द citadel was always located on the eastern side। the script has been completely deciphered। okay, houses had elaborate ड्रेनेज सिस्टम यस ठीक है, डी वाला करेक्ट है। डी वाला करेक्ट है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। चलो दूसरा क्वेश्चन असर्शन रीजन से रिलेटेड है। ठीक है, असर्शन रीजन, द मुगल एम्परर कौन, अकबर। ठीक है, असर्शन दिया है और रीजन दिया है। अब एक बार ढंग से पढ़ेंगे तभी आंसर मिलेगा। चलो, इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया किसने, मुगल एम्परर अकबर ने। ये है असर्शन। रीजन क्या दे रहा है, द सिस्टम वाज नीडेड टू ऑर्गेनाइज द मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली। उन्होंने कहा कि सिस्टम जो मतलब सिस्टम को आवश्यकता थी किसकी, उसको ऑर्गेनाइज करने की। द मिलिट्री एंड द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको ऑर्गेनाइज करने की अच्छे से जरूरत थी। तो ये जो मनसबदारी जो सिस्टम है वो यही बात कहता है। तो यानी कि आर ने ए को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सिंपल सी बात यहां पर ये आर ने क्या किया है, ए को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सिंपल सी बात है सर, ए वाला ही सही हो जाएगा क्योंकि इसने अच्छे से करेक्टली मनसबदारी सिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया है आर वाले सेक्शन। बात ठीक है, क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें इनको लगाना है। जलियांवाला बाग मैसकर, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्विट इंडिया मूवमेंट। अगर आप इन सभी चीजों को थोड़ा कॉमन सेंस बेसिस पर भी सोचोगे ना तो भी आंसर मिल जाएगा कि इसमें सबसे पुरानी जो चीज है, सबसे पुरानी वो कौन सी है। ठीक है, ये सोचने की अगर कोशिश करोगे तो आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। देखो, सबसे पुराना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना लगभग 1885 में। 1885 में हमारी नेशनल कांग्रेस बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो सबसे पुराना इवेंट तो यही होगा, नहीं ए और सी में से कोई आंसर ठीक होगा। इसके बाद हमें जलियांवाला बाग तो 1919 की बात है। अच्छा, और भी पुराना मतलब इससे नया और इससे पुराना, तो फिर वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, फिर ये जलियांवाला बाग 1919 का और ये क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का। चलो ए सही है, ए विल बी द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए ए सही है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, आगे चले। चलो जी आगे चलते हैं। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन है मैचिंग का। सभी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो सभी तरह के क्वेश्चन से प्रिपेयर भी रहना है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, और ये कॉलम बी में कुछ रिलेटेड इवेंट्स लिखे हैं। बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, होम रूल मूवमेंट या इंडियन नेशनल आर्मी। चलो, तो जो हमने ज्यादा सुना है पहले उस पर चलते हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में हमने सत्याग्रह सुना है, इसमें से कौन सा वाला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। क्यों, तो वन को हमें क्यू से मैच करना है, तो ए और डी में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है भैया, आगे चलो। सरदार पटेल जो है वारदोली सत्याग्रह से रिलेटेड है। किससे, वारदोली सत्याग्रह से। तो टू का पी होगा, यहाँ आर है। चलो, यानी कि यही ऑप्शन होगा, और थ्री का आर बाल गंगाधर तिलक होम रूल मूवमेंट से। ठीक है, और ये सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी। सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मैचिंग में अगर हमें एक दो भी पता है ना तो हमें आंसर बन जाता है हमारा, लेकिन एक दो पता होना चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा, एक से गड़बड़ हो जाएगी। गंगा रिवर सिस्टम, ओके, विच माउंटेन रेंज एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइडेड। वाटर को मतलब ऐसी कौन सी माउंटेन रेंज है जो डिवाइड करती है वाटर को। ठीक है, किसके बीच में, इंडस और गंगा रिवर सिस्टम। इंडस और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में कौन सी हमको क्या करती है, मतलब डिवाइड करती है। अच्छा, शिवालिक, जस्कार, पिरपंजल, और ये कौन है, अरावली। अरावली तो बिल्कुल भी ऑप्शन ही नहीं हो सकता क्योंकि वो तो वेस्ट साइड के लिए है ना, राजस्थान की साइड। ठीक है, तो हम आंसर टिक करेंगे ये बी वाला। इस क्वेश्चन के लिए हम टिक करेंगे बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, आगे चल सकते हैं हम यहां तक। बहुत बढ़िया। असर्शन है द वेस्टर्न घाट रिसीव मोर रेनफॉल देन द ईस्टर्न घाट। बिल्कुल सही है, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से ज्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं, असर्शन है। ठीक है, रीजन है इसका, द वेस्टर्न घाट फेसेस द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। बिल्कुल सही बात है
कि मॉनसून जब आता है तो सबसे पहले जो फेस करता है वो वेस्टर्न घाट्स होते हैं, इसलिए वहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है। ये बात सही से एक्सप्लेन की है इसने कि वेस्टर्न घाट जो है ज्यादा रेनफॉल रिसीव क्यों करते हैं, ठीक है। तो रीजन उसने दिया है, इसका मतलब इसने एक्सप्लेन किया है अच्छे से, इसने एक्सप्लेन किया है अच्छे से ए को, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स, और ये अरेबियन सी, और हमारा जो अरेबियन सी है वो इधर वेस्ट साइड ही है ना, अरेबियन सी वेस्ट में है, और अपना जो दूसरा बे ऑफ बंगाल है वो ईस्ट में है। तो यहीं से जो मानसून उठता है ना, वो इस वजह से ए ऑप्शन ठीक है। चलो आगे चलते हैं। Which of the statement about Indian agriculture are is correct? अच्छा, ओके, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ओके, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, ठीक है भैया, सही बात है। राबी क्रॉप आर सोन इन जुलाई, जून जुलाई, नहीं, राबी क्रॉप जो है विंटर सीजन में होती है, अक्टूबर दिसंबर शायद, ठीक है, विंटर सीजन लिख देता हूँ ऐसा, विंटर ज्यादा ठीक रहेगा, विंटर में। तो ये वाला गलत हो गया। ग्रीन रिवोल्यूशन प्राइमरी बेनिफिट व्हीट प्रोडक्शन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जूट इज सोन इन एरियाज, सॉरी, जूट इज ग्रोन इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, क्योंकि जूट को उस टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की जरूरत है। ओके, तो टू गलत है, बस 1 3 4 ऑप्शन में किस पे है, टू हटा दो, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। टू हटाने के बाद इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, इसमें तो है ही नहीं, तो फिलहाल, लेकिन अगर मैं 1 3 कर दूंगा तो 4 भी तो सही है ना, इस वजह से फिर ए ही सही होगा, है ना। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं। 5 ईयर प्लान्स को क्रोनोलॉजी में हमें करना है, मतलब 5 ईयर प्लान से रिलेटेड बातें लिखी है उसको हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है, ठीक है भैया। गरीबी हटाओ प्लान फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलप। अब देखो, यहाँ पर कॉमन सेंस की बात ये है कि सबसे पहली मतलब इसमें जो सबसे पहला काम हुआ होगा वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान ही हुआ होगा, सिंपल सी बात है, तो टू पहले होना चाहिए, ए बी और डी, देखो सब में ही टू पहले है। चलो फिर भी देखते हैं आगे। फिर पूछ रहा है प्लान फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, गरीबी हटाओ वाली जो बात थी वो इंदिरा गांधी जी के टाइम पर थी। अच्छा, प्लान विद एम्फेसिस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, ओके, हैवी इंडस्ट्रीज पर पहले बात की गई है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक। प्लान इंटरप्टेड ड्यू टू इंडो पाक वॉर, इंडो पाक वॉर, ठीक है, इसके बाद ये वाली बात है, ओके, ठीक है। तो हम यहीं से जाएंगे सबसे लास्ट में, फिर हमारी गरीबी हटाओ वाली आएगी चीज, तो फिर ए ठीक है, ठीक है। सबसे पहली जो आई थी 5 ईयर प्लान वो 1951 में आई थी, जहां तक है 1951 में, ठीक है। फिर इंडस्ट्रीज, फिर हैवी इंडस्ट्रीज, उसके बाद इंडो पाक वॉर 71 में हुआ, फिर अपना ये गरीबी हटाओ, ठीक है, जब दोबारा इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी है। 1971 का युद्ध हुआ था, इंडो पाक वॉर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। तो ठीक है, यही सही है, यही सही है। चलो, कॉटन टेक्सटाइल, आयरन स्टील, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लेदर, ठीक है, सबको हमें मैच करना है कहां पर है, मतलब कहां पर मोस्टली उसका मतलब बड़ा रेशियो, ठीक है। चलो जी, करते हैं। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा आपने सुना होगा वो सुना होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम इसमें से किस में चूज कर सकते हैं, एस पे, बेंगलुरु पे, ठीक है। तो 3 से स्टार्ट करो, तो 3 के हिसाब से हमें 1 और बी मिलता है, सी और डी तो होगा कट, ठीक है। चलो आगे समझते हैं, एक तो क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं लेदर की बात करूं तो लेदर आपको सुना होगा कि लेदर लेदर की जो सबसे ज्यादा रहती है चीज वो कानपुर से रहती है, ठीक है। तो 3 के साथ 4 के साथ आर होना चाहिए, ठीक है। तो 3 के साथ एस, 4 के साथ आर, लो जी, बन गया। यानी 1 के साथ आएगा क्यू, मुंबई कॉटन टेक्सटाइल, और आयरन स्टील के साथ जाएगा जमशेदपुर। आयरन स्टील के लिए जमशेदपुर बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो कुछ मैंने ऐसे नहीं लिखे थे यहाँ पर जो आपको गेस भी नहीं कर पाओगे, और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा, इतना टफ नहीं कि आपने सुना ना हो। अब यह अलग बात है कि आपकी बुक में और आपने नहीं पढ़ा, तो फिर वो आपकी कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है। क्या यहाँ तक सही है चीजें, ओके। अब हमारे पास क्वेश्चन डेमोक्रेसी यानी कि सिविक्स से पूछा गया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। Democracy is considered the best form of government despite its shortcomings. ठीक है. Democracy allow the peaceful change of government and protect individual right. यहाँ पर क्या कह रहा है, consider the best form of the government. गवर्नमेंट की बेस्ट फॉर्म कहा जाता है डेमोक्रेसी को, ठीक है। रीजन दे रहा है कि डेमोक्रेसी अलाउ करता है एक तो पीसफुल चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का पीसफुल चेंज करता है,
मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वॉर हो रहे हैं तो गवर्नमेंट चेंज हो रही है। भाई गवर्नमेंट का एक टेन्योर है, पूरा होने के बाद वापस से पूरा प्रोसेस होगा, इलेक्शन होंगे और नई गवर्नमेंट बनेगी। मे बी वही बन जाए जो जो काम कर रही थी। अगर उसका काम जनता को अच्छा लगता है तो वापस से वही सरकार आएगी। सिंपल सी बात है। तो यही वाली बात वो रीजन दे रहा है, तो उम्मीद है कि यही वाला ठीक है फिर। और हाँ, सबके अपने इंडिविजुअल राइट्स है, उनके फंडामेंटल राइट हो चाहे उनके पॉलिटिकल राइट हो, वो सारे सारे प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है, वहीं अगर दूसरी कोई गवर्नमेंट में अज्यूम कर लूं, ऑटोक्रेसी कर लूं, ओलिगार्की कर लूं, तो फिर कहानी थोड़ा सा बदल जाती है। समझ रहे हो ना? तो फिर ए ऑप्शन को करेक्ट हम करेंगे बिना देरी किए। सही है, चलो जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया? फेडरलिज्म का मतलब फेडरलिज्म इंडिया में है ना, इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? फेडरलिज्म का कौन सा फीचर इंडिया में नहीं है? सिंपल सी बात ये पूछ रहा है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, मतलब ऑप्शन सही नहीं है ये, क्योंकि हमें तो बताना है कौन सी बात गलत है। ठीक है, तो ये बात तो सही है बिल्कुल। इंडिया के लेवल पर आप देखते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और सभी की अपनी अपनी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है। एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरे काम में इंटरफेयर नहीं करती। राजस्थान गवर्नमेंट को जो काम करना है वो राजस्थान गवर्नमेंट करेगी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को जो काम करना है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट करेगी। दोनों अपने अपने क्षेत्र में एकदम स्वतंत्र है। ठीक है, अच्छा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बिल्कुल सही। जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब क्या है? इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसमें से हम मतलब यहाँ जब जुडिशरी की, इंडिपेंडेंट जुडिशरी बात हो रही है तो सीधे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। ठीक है, चलो, ये भी सही बात है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा का नाम ही इस बेसिस पर है, राज्य के हिसाब से है ना। इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से है। ठीक है, तो यहां पर कहानी गलत है, तो यही हमारा ऑप्शन सही है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है, ये बात ठीक है। ठीक, तो सी वाली बात गलत है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, अब हमारे पास आता है इसको किस में लगाना है? क्रोनोलॉजी में लगाना है। ठीक है, अच्छा। 73rd पंचायत से रिलेटेड था, और 42nd मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, 44 राइट टू प्रॉपर्टी था, 86 अमेंडमेंट जो है वो राइट टू एजुकेशन था, जो सबसे न्यू है, मतलब जो सबसे रिसेंट हुआ है। इसमें क्रोनोलॉजी में लगाना है। ठीक है, सबसे रिसेंट जो है वो फोर्थ हुआ है, तो देखो फोर्थ सब में है, तो यहां से तो गैस आप नहीं कर सकते, फोर्थ ऑप्शन सबसे पहले रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा। इसमें से जो सबसे पुराना रहेगा वो 1976। ठीक है, 46, सॉरी सॉरी। तो ये वाला 42 वाला 1976 या 46, मुझे थोड़ा सा अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिलहाल ये 42 का जो, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारे से चेंजेस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए उसे बोल दिया जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां से कहानी स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 के हिसाब से ए और सी हमारा सिलेक्ट होता है, शॉर्ट लिस्ट होता है। चलो आगे समझते हैं। 42 के बाद क्या आएगा? 42nd ही आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, 42nd आ जाएगा, ये रहा। ठीक, और इसके बाद क्या आएगा? 73rd आएगा, फिर 86 आएगा। वैसे तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था, एक बार को आप सोचकर देखो। एक्चुअली में खुद ही इन्होंने सीक्वेंस लिख दिया है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ ये लिखते ना, पंचायती राज अमेंडमेंट फॉर पंचायती राज, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये अगर ये नेम वाइज लिखते ना तो कहानी टफ हो जाती। ठीक है, अभी तो समझ में आ गया, लेकिन तैयार रहना उसके लिए भी, मे बी ऐसा ही हो जाए, यहां से हटाकर ये चीज नीचे आ जाए कि इसमें से इसको लगाओ कि कौन सा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन सा है। हाँ, 44th में क्या हुआ था, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो ओके। अब हमें मैच करने हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, ठीक है भैया, बात समझ में आती है, आगे चल सकते हैं। ठीक है, ओके। राइट टू इक्वालिटी की बात, मतलब ये सारे सारे फंडामेंटल, एक तरीके से फंडामेंटल राइट आपको दिए गए हैं, कहानी ये है। ठीक है, अच्छा चलो देखते हैं। ओके जी, सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? हम लास्ट वाले से स्टार्ट कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23। ठीक है, 23 है, यानी कि 4 का एस होना चाहिए। ठीक है, तो बी एलिमिनेट हो जाता है, यहां से बी एलिमिनेट हो जाता है। फिर अगर मैं बात करूं राइट टू इक्वालिटी की, तो राइट टू ऑफ इक्वालिटी आता है 14 से 19 17 समथिंग तक। 14 ठीक है, राइट टू इक्वालिटी को 14 से करते हैं। 1 आर होना चाहिए, 1 आर लीजिए। ठीक है, ए और सी। फिर राइट टू फ्रीडम, इसमें थोड़ा हमें ज्यादा चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, राइट टू फ्रीडम हमें पता होना चाहिए 19 से रिलेटेड है, राइट टू फ्रीडम, पी। ठीक है, चलो फिर यही लगाते हैं, क्योंकि 3 क्यू होना चाहिए। राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 कहती है।
ठीक है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जो इमरजेंसी जब लगी थी 1975 वाली, उसमें इस राइट टू लाइफ को कहीं ना कहीं मतलब उस समय जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं ना, वो भी नहीं रह जाते। ठीक है, वो वाली सिचुएशन आ गई थी। फिलहाल 1 आंसर सही है, 13 का ए सही है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चल सकते हैं। ओके, विच स्टेटमेंट इज अबाउट मनी, है ना? मनी के, अच्छा मनी के बारे में कौन सी बात गलत है? गलत है या सही है? सही है, ठीक है, सही है। मनी सप्लाईज इन इंडिया कंट्रोल्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, गलत बात, आरबीआई करती है। डिमांड डिपॉजिट आर नॉट इंक्लूड इन मनी सप्लाई, गलत बात, डिमांड डिपॉजिट को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। करेंसी इज इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, और सही ढूंढना था ना। बार्टर सिस्टम इज मोर एफिशिएंट देन मॉनेटरी सिस्टम, बिल्कुल गलत। बार्टर सिस्टम कैसे? सोच कर देखो, आपको एक पेंसिल की जरूरत है और आपके पास पेन ज्यादा है, तो पहले आपको ढूंढना पड़ेगा जिसे पेन जरूरत हो। ठीक है, और इसमें भी ये ढूंढना पड़ेगा कि पेन तो हो लेकिन उसके पास पेंसिल होनी चाहिए, तभी तो आप बार्टर करोगे। भाई आपको पेंसिल चाहिए, अब उसके पास पेंसिल नहीं लेकिन उसे पेन चाहिए, है ना? तो फिर कहीं बार्टर सिस्टम कैसे एफिशिएंट हो सकता है मॉनेटरी सिस्टम से ज्यादा? तो सही है। असर्शन रीजन, ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के बारे में बात हुई है। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, है ना, ये वो वाली पॉलिसी थी। नहीं, ग्लोबलाइजेशन उस समय नहीं था, कुछ और मुझे याद आ रहा है अभी। 1991 के आई थिंक नरसिम्हा राव जी जब थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और एक और था अभी जो मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल। ग्लोबलाइजेशन हैज लीड टू ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है कि हम जो है वो वर्ल्ड के बाकी हिस्सों से कितने अच्छे से कनेक्ट है ना? वर्ल्ड के बाकी हिस्सों से कितने अच्छे से कनेक्ट है, ये इसी बात पे डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है। लिबरलाइजेशन पॉलिसीज रिव्यू, लिबरलाइजेशन पॉलिसी रिमूव द बैरियर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लिबरलाइजेशन ने क्या किया? फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा, उनके जो बैरियर्स थे उनको कम किया। ठीक है, ओके। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला ग्लोबलाइजेशन से। ठीक है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी ने इसको अलग किया। तो मुझे लगता है यहाँ पर दोनों सही तो है, लेकिन लिबरलाइजेशन के बारे में तो ऊपर फिलहाल बात नहीं की गई है, तो आंसर बी सही होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ग्लोबलाइजेशन को यहाँ पर रीजन देता तो ठीक होता। वैसे रीजन की दृष्टि से देखें तो कि फॉरेन, वैसे तो इसने ये बोला है कि इसने लीड किया है ग्लोबलाइजेशन ने। ठीक है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी रिमूव बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये बात तो है। लिबरलाइजेशन ने यही किया था कि जो फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा लोगों के, मतलब उसमें जो बहुत सारे नियम कायदे कानून ये सब चीजों को थोड़ा सा लेवल पर कम किया गया। लिबरलाइजेशन में यही हुआ था। ठीक है, तो मैं जाना चाहता हूँ फिर। ठीक है, तो फिर हम एक के साथ ही चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लिंक तो है, ऐसा नहीं है कि उसका उसके साथ लिंक नहीं है। चलो, थोड़ा बहुत ही सही लिंक तो वहां पर कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया आर करेक्ट? ठीक है, पॉवर्टी लाइन इज द सेम अक्रॉस ऑल स्टेट, ये तो गलत बात है, बिल्कुल गलत है। कैलोरीज रिक्वायरमेंट इज यूज्ड एज वन क्राइटेरियन फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन, कैलोरी रिक्वायरमेंट इज यूज्ड एज वन क्राइटेरियन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी कॉज ऑफ पॉवर्टी, सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है, सोसाइटी के हिसाब से। ठीक है, पॉवर्टी हैज बीन कंप्लीटली इरेडिकेट इन केरला, कंप्लीटली नहीं, नहीं कंप्लीटली नहीं। ठीक है, ए सही है, 16 का ए लगाएंगे, सही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई है। बैंक्स का राष्ट्रीयकरण लगभग 80-86 का समथिंग, 86 के समथिंग। डिमोनेटाइजेशन 16 में हुआ था, और नीति आयोग 15 में बना है। तो सबसे लास्ट जो हुआ है वो ये वाला हुआ है, डिमोनेटाइजेशन। नहीं नहीं, हाँ, डिमोनेटाइजेशन सबसे लास्ट में हुआ, तो थर्ड वाला होना चाहिए, थर्ड से पहले फोर्थ होना चाहिए। ठीक है, और ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की बात है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स 1986 के समथिंग बात है। ठीक है, ये तो मैं श्योर हूँ, ये 2016 की बात है, और 8 नवंबर 2016, और ये लगभग 14 या 15 समथिंग नीति आयोग बना योजना आयोग से। ठीक है ना, और तो फिर ये पहले होगा, फोर्थ वाला।
और थर्ड वाला बाद में होगा, बिल्कुल सही। इनमें से इकोनॉमिक पॉलिसी बाद में, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक पहले। हाँ ठीक है, सही है सही है सही है, सारे सही है। ठीक है, चले क्या आगे। यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, यूएन, इनके हेडक्वार्टर से रिलेटेड बड़ा अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, हेडक्वार्टर पूछे हमसे सभी के, तो आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में है। 3 का एस होना चाहिए। ठीक है, ए और डी मिल जाते हैं मुझे 3 के एस से। डब्ल्यूएचओ का बहुत रहा 2019 में, जब कोरोना पेंडेमिक था ना, तो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। जिनेवा। 2 का आर, 2 का आर दोनों में है ना। 3 का एस भी दोनों में है सर। ठीक है, 1 का ढूंढना है, पी है क्या क्यू। 1 है यूनेस्को, यूनेस्को का न्यूयॉर्क में या इधर पेरिस में, तो यूनेस्को का तो पेरिस में है। 1 का क्यू, ओके, ए ही सही होगा। 18 का भी आंसर हमारे पास ए ही बनेगा। ठीक है डन, क्योंकि देखो अगर मैंने यहां से भी ढूंढना था तो, अच्छा 4 का क्यू, यूएन का पेरिस, नहीं यूएन का न्यूयॉर्क में, यूएन का न्यूयॉर्क में। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जी एक बार वापस से टिक कर देता हूँ। चलो, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा, है ना। ऑफ 1789 अबॉलिश मोनार्की इन फ्रांस, फ्रांस में मोनार्की को अबॉलिश किया था, बिल्कुल सही बात है। रिवॉल्यूशनरीज एस्टैब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इनिशियली बिफोर डिक्लेयरिंग अ रिपब्लिक। ठीक बात है, बात तो सही है, रिवॉल्यूशनरीज ने यही किया था क्योंकि वो डायरेक्टली सामने नहीं आए, डायरेक्टली सामने नहीं आए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इनिशियली बिफोर डिक्लेयरिंग अ रिपब्लिक, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन ये इसको डिफाइन नहीं करता, मोनार्की को डिफाइन तो नहीं करता। ठीक है, तो बी लगाएंगे। दोनों करेक्ट तो है लेकिन डिफाइन नहीं कर रहा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉज, 1914 वाला जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। अग्रेसिव नेशनलिज्म, बिल्कुल नेशनलिज्म तो बढ़िया से था इस समय, रीजन था, नेशनलिज्म एक रीजन था। ठीक है, मिलिट्री अलायंसेस हो रहे थे, ये भी रीजन था। ठीक, इमीडिएट कॉज, असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रांस फ्रेडनेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डिप्रेशन, अच्छा इकोनॉमिक डिप्रेशन से फिलहाल मुझे नहीं लगता इससे कोई मतलब है। ठीक है जी, तो ए लगा देंगे इसका। ठीक है, तो आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन रिगार्डिंग एसएसटी खत्म होते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और फिर से एसएसटी के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास।